Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है एडोल्फ सी को। एग्जैक्टली इसका पूरा नाम प्रिंस गुस्ताफ एडोल्फ सी देखने को मिलेगा, बट इससे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें कौन से शेड्यूल के अंदर स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स के बारे में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बोलता है थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन बी बोलता है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी बोलता है सेवन्थ शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी बोलता है नाइन्थ शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान मत होना, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का पेज नंबर 1 है। हमारे लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर, एडिटोरियल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में। तो काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा अपडेट हो चुका है। और हो क्या रहना कि आज न्यूज़पेपर के अंदर ये जो रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट है, ये लगभग 7-8 आर्टिकल्स को कवर किया गया है। इनफैक्ट एक आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है, लेकिन वो रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में नहीं समझाया गया है। वो एक अलग आर्टिकल है कि रशिया ने क्या किया, अभी यहाँ पर यूक्रेन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, 3 देश की तरह यहाँ बना दिया है, और यूक्रेन के अंदर से ही 2 देश निकले हैं। तो उसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश है। हालांकि कल भी वो पब्लिश हुआ था, लेकिन वो प्रॉपरली उसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये मंडे की नाइट में हुआ है। ठीक है, तो आज वो आर्टिकल्स प्रॉपरली मैंशनड है एडिटोरियल पर, तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अभी जो ये वाला आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट है। इंडिया ने बोला है कि देखो, रशिया यूक्रेन की जो टेंशंस हैं, इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज के टाइम पर ठीक हो जाए, यही हमारी एक टॉप प्रायोरिटी है। यही सभी लोगों की एग्जैक्टली टॉप प्रायोरिटी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म सा हो जाए। और साथ ही साथ जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन टीएस मूर्ति साहब, इन्होंने भी यहाँ पर बोला कि देखो, अब तो सिचुएशन ख़राब हो ही चुकी है। अब यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन में से 2 कंट्रीज़ को और रिकग्निशन दे दिया है। अब डिस्प्यूट्स और बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक डिप्लोमेटिक डायलॉग की ज़रूरत है, बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ देखो, भारत ने ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज़ कर दिया और रशिया को, तो क्रिटिसिज्म हम लोगों ने किया नहीं है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है आज के टाइम पर, वो तो बिल्कुल खड़ी हो चुकी हैं रशिया के अगेंस्ट में, जैसा आप देख पाओगे। यूके हुआ, यूएस हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ, कीनिया हुआ, ठीक है, इन सब ने यहाँ पर जो ये रशिया का डिसीजन है ना, यूक्रेन की सॉवरेटी के ऊपर जो अटैक किया है रशिया ने, तो इसका क्रिटिसिज्म बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए। और साथ ही साथ यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, कीनिया ने, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सैंक्शंस लगाने वाले हैं और भी बहुत सारे एक्शंस लेंगे रशिया के ऊपर। हालांकि इन सैंक्शन से अब कोई फ़ायदा ऐसा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि रशिया को जो करना था वो अपना काम कर चुका। ठीक है, अभी हालांकि एक थोड़ा सा एरिया कब्जाया है, अभी यहाँ पर आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि वो और भी एरिया कब्जाए, वो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि देखो, ये भी काफ़ी हद तक चिंतित हैं रशिया के इस डिसीज़न से कि रशिया ने यूक्रेन के जो 2 हिस्से हैं, खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो, अगर हम बात करें दोनत्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को रिकग्निशन दे दिया, इन दोनों को एक अलग से कंट्री मान लिया है। ठीक है, तो
आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हो चुका है। तो बेसिकली बात ये की जा रही है कि भाई ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए, एक टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है और मामला जो है सुधरने के साथ साथ और कैसे यहाँ पे हम लोग इस मामले को सुधारने के लिए डिस्कशन वगैरह बातचीत कर सकती हैं अलग अलग कंट्रीज़ मिलकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर देखो और भी आपको रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, पूरे न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हुए हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे आर्टिकल आगे भी कवर हैं, तो मैं आपके साथ एक ही पर्टिकुलर आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन और फ्यूचर क्या एस्पेक्ट है, सब कुछ। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। आपने ये वाला आर्टिकल मैं बताऊं कब पढ़ा था, पिछले साल दिसंबर के मंथ में, ठीक है। पिछले साल दिसंबर के मंथ में अफ्स्पा एक्ट चर्चा में था, लगभग ये 1-1.5 हफ्ते तक चर्चा में रहा था, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था। नौ अब 2 महीने बाद ये वापस से चर्चा में आया, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हुआ क्या है कि देखो नागालैंड के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो इंसिडेंट हुआ तो उसको देखते हुए मांग ये की गई कि जो अफ्स्पा एक्ट लागू होता है नागालैंड के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उस एक्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो उस एक्ट को रिमूव करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने यहाँ पर 45 दिन डिसाइड किए थे कि 45 दिन के अंदर यहाँ पर डिसीजन आ जाएगा और क्या करना है, अफ्स्पा एक्ट को रिमूव करना है, क्या करना है, वो सब आगे यहाँ पर 45 दिन के अंदर पता चल जाएगा। 45 दिन हो चुके हैं, पूरा डेडलाइन मिस हो चुकी है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है इस अफ्स्पा एक्ट को लेकर। पहली चीज, इस अफ्स्पा का फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसके नाम से पता चल रहा है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल पावर्स रखी गई हैं इस एक्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं जहाँ पर सिचुएशन सही नहीं है, तो वहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो अब जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो इसकी वजह से जो लोकल पीपल है वहाँ पे रहने वाले, वो ये मांग करते हैं कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि इस एक्ट की वजह से आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर्स कुछ ज़्यादा आ जाती हैं। क्लियर हुआ? तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ सारे इंसिडेंट बताता हूँ। द हिंदू ने एक काफ़ी अच्छा पिक्चर पब्लिश किया है, इस पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्पेशल पावर्स के बारे में, ठीक है, तो होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। ये कब की बात है? दिसंबर 2021 की, पिछले साल लास्ट महीने की बात है। 4 दिसंबर 2021 में लगभग 13 विलेजर्स थे, 13 गाँव के लोग थे जिनको मार दिया गया था आर्मी के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के अंदर, खासकर जो ओतिंग विलेज है वहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि यहाँ पर जो आर्मी है इन्होंने यहाँ पर 13 गाँव के लोगों को, आम लोगों को यहाँ पर मार दिया है। इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला। तो ये कहानी 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक पहुँचती है। तो 6 दिसंबर में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया कि ये जो सिविलियंस थे ये कोल माइन से रिटर्न हो रहे थे, कोल माइन से लौट कर आ रहे थे, और जब कमांडोज इनको रोक रहे थे तो ये भाग रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया पार्लियामेंट के अंदर, और इस स्टेटमेंट का भी काफ़ी विरोध हुआ। अगर हम बात करें दिसंबर 8 के अंदर, तो बहुत सारे लोग नागालैंड के अंदर लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और बताया कि ये जो स्टेटमेंट दिया है होम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल मिसलीड है। हुआ क्या था ये कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है खासकर नागालैंड के अंदर, उनके पास एक गलत रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे गलत रिपोर्ट आ गई, गलत फहमी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर इन 13 विलेजर्स को मार दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। तो ये चीज़ें देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया, फिर ये कहानी 8 दिसंबर तक मैंने आपको बताया क्या हुआ कि होम मिनिस्टर जिन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारे बातें बोली, तो बताया गया कि होम मिनिस्टर मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया है। फिर बात पहुँचती है 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर में क्या होता है, जो ये प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, इन प्रोटेस्ट के बीच में जो ये नागालैंड है वो यहाँ पर एक मतलब रिजोल्यूशन को पास करता है, और उस रिजोल्यूशन के अंदर नागालैंड डिमांड करता है कि भाई जो ये एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से आर्मी के पास पावर आई थी और इसी आर्म्ड फोर्सेस ने तभी तो गोली चलाई थी इन 13 सिविलियंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नागालैंड का रेजोल्यूशन आता है, ये लोग डिमांड करते हैं कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है इसको रिपील कर दिया जाए, इसको विड्रॉ कर लिया जाए, हटा दिया जाए, ये लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 20 दिसंबर को बात उठी। फिर यहाँ पर मामला पहुँचता है 26 दिसंबर तक। तो 26 दिसंबर में क्या होता है, जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफुरियो, ये अनाउंस करते हैं कोहिमा के अंदर कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी यहाँ पर पूरी तरह से देखेगी कि जो ये अफ्स्पा एक्ट है इसको विड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद इस पूरे सिनेरियो को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कमेटी आने वाले 45 दिनों के अंदर। ये डिसीजन हो चुका था कब? 26 दिसंबर के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब पूरे 45 दिन हो चुके हैं, इस कमेटी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अभी फिलहाल इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो आगे लिए और बढ़ा दिया गया है, कि बताया गया कि होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है
कि भाई जो कमेटी है वो अपने कुछ सूटेबल रिकमेंडेशन देगी आने वाले 3 महीनों के अंदर। बट जो इसका पहला यहाँ पर वो रखा गया था कि 45 दिन के अंदर इस कमेटी को बताना था, लेकिन वो 45 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं क्या क्या एग्जैक्टली क्रिएट हो रहा है, प्लस यहाँ पर पूरे दिसंबर के मंथ के अंदर ये आर्टिकल चर्चा में रहा था। लेकिन अभी भी देखो आपसे क्वेश्चन बन सकता है अफ्स्पा एक्ट को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ इस एक्ट के बारे में ताकि आप लोग कुछ चीज़ें लिख सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग सिलेबस देखोगे तो जीएस पेपर 3 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो इन सब टॉपिक्स से आप लोग डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और भी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नाउ मैं आपको अफ्स्पा एक्ट के बारे में डायरेक्टली बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एग्जैक्टली ये एक्ट क्या है। ये तो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया था, लेकिन इसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स। ठीक है, इस बिल को सबसे पहली बार पास किया गया था दोनों हाउसेस के थ्रू, जो हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा हैं, इन दोनों ने इसको अप्रूव कर दिया था 11 सितंबर 1958 में। फिर उसके बाद ये पूरी तरह से एक्ट बना, क्योंकि पहले बिल था, पास हुआ, उसके बाद एक्ट बना 1958 के अंदर। ठीक है, अब जब ये एक्ट है ये बिल्कुल फोर्स में आ चुका था, और इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमने काफ़ी सालों से यहाँ पर लगा रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सही से चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ये भी स्टेटमेंट आता है। देन उसके बाद जो ये अफ्स्पा एक्ट है, इसके अंदर होता क्या है आखिरकार? तो अफ्स्पा एक्ट के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो डिस्टर्ब्ड एरियाज है। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। डिस्टर्ब्ड एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि अगेन इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर मेंशन्ड है, अफ्स्पा एक्ट में सेक्शन 3 में मेंशन्ड है। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया है जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी विवाद हो रहे हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में, रेशियल लैंग्वेज को लेकर या रीजनल ग्रुप्स को लेकर, कास्ट कम्युनिटीज़ को लेकर जो विवाद हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाता है। तो उन डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर ये अफ्स्पा एक्ट लागू हो जाता है। अब लागू हो गया तो इसके क्या हुआ, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके पास पावर आ गई। पावर क्या आ गई कि यहाँ पर ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ये रोक सकती हैं कि 4 से 5 लोग एक साथ नहीं खड़े होने चाहिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जो लोग हैं ये ओपन फायर कर सकते हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के पास इतनी पावर आ चुकी है कि ये लोग ओपन फायर कर सकते हैं एक वार्निंग देने के बाद में। और अगर ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लॉ का हनन कर रहा है तो उसको मार दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया अगर इनको सस्पेक्ट है कि यहाँ पर शक है किसी चीज़ को लेकर, तो वो इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, या फिर यहाँ पर उनके घर की तलाशी वगैरह ली जा सकती है, या फिर कुछ जो फायर आर्म्स वगैरह जो वेपन्स वगैरह उनको बैन किया जा सकता है। तो ये सारी एक्स्ट्रा पावर्स आर्म्ड फोर्सेस के पास आ जाती हैं। तो इसी पावर्स का यूज़ यहाँ पर हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर गोली चलाई गई इन सिविलियंस के ऊपर, जिसकी वजह से इस एक्ट को रिमूव करने के बारे में चर्चा की जा रही है नागालैंड में। क्लियर हुआ? आई होप आपको मैंने सब कुछ इसका डिटेल वगैरह, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। आगे चलते नेक्स्ट आर्टिकल में, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, और आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। हमने टारगेट रखा है अगेन 5K प्लस लाइक्स का। जिस दिन मैं याद दिलाता हूँ उस दिन आप लोग लाइक कर देते हो, जिस दिन याद नहीं दिला पाता उस दिन यहाँ पर भूल जाते हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में होता है कभी कभी निकल जाता है और हम लोग याद नहीं रख पाते। तो मैंने याद दिला दिया, तो लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और ज़बरदस्त आर्टिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। कैसे, डिस्कस करेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना पहला बैच गेहूं का भेज दिया है अफगानिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता होगा अफगानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, आपको जानना है इसके बारे में। तो मॉर्निंग में मैंने डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो भारत ने अभी क्या किया है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक अग्रीमेंट किया है और डिसाइड किया कि हम लोग लगभग बहुत सारा जो गेहूं है वो पहुंचाने वाले हैं अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाना खाने को नहीं है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, कंट्री फेल मार रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो आम नागरिक है वो सफ़र कर रहा है। और इसकी चक्कर में यूनाइटेड नेशन ने पहले गुहार लगा दी है कि भाई यहाँ पर अफगानिस्तान को एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी चक्कर में भारत ने यहाँ पर अपना पहला जो बैच है गेहूं का वो भेज दिया है। तो ये एक नया अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनते रहना बस। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, आपको यहाँ पर बराबर देख रहे होंगे, ये झंडा दिखा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लगभग 50 ट्रक भेज दिए हैं, 50 ट्रक, जिसमें 2500 टन जो वीट है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो गेहूं है, इतना गेहूं देखने को मिलेगा जो कि अफगानिस्तान में पहुँचाया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है, अफगानिस्तान में पहुँचा कैसे रहें? तो हम लोग पाकिस्तान के रास्ते से निकलेंगे। ये जो ट्रक है ये पाकिस्तान के रास्ते से निकल कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान में ये सब सामान पहुँचा देंगे। क्लियर हुआ?
जिससे कि यहाँ पे लोगों को सपोर्ट मिलेगा। वहाँ पे जो लोगों के पास फूड शॉर्टेज हो रहा है, खाने की कमी पड़ी हुई है, वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी और हम लोग भी एक सपोर्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? फिलहाल मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसको ध्यान से सुनते रहना बस। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 2 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स मेंशनड हैं। न्यूज़ में किस लिए था? क्योंकि रिसेंटली भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में। और अग्रीमेंट ये था कि हम लोग क्या करेंगे, 50,000 मेट्रिक टन जो गेहूं है वो हम लोग भेजेंगे अफगानिस्तान के अंदर एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों के पास खाना पहुंचाने के लिए। और इन सब चीज़ों के पीछे और एग्जैक्टली यहाँ पर अभी ही काम कर भी दिया गया, कल हमने 50 ट्रक भेज भी दिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो अभी काम किया गया इसके पीछे का एक मेजर कारण क्या है कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली सिक्योरिटी रीजनल डायलॉग हुआ था, जहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने स्पेसिफिकली अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इस पूरे डायलॉग ने, जिसकी वजह से आज के टाइम पर हम लोग ये काम करने में सफल हुए। साथ ही साथ अब यहाँ पे बात की जा रही है आखिरकार ये वीट अग्रीमेंट है क्या, जो कि हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किया। ये वीट अग्रीमेंट ये है कि हम गेहूं उठाएंगे, पाकिस्तान के रास्ते से ले जाएंगे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ गेहूं तो हमारा ये पाकिस्तान के रास्ते से चला जाएगा, लेकिन इसमें कुछ गेहूं हम लोग चाबार पोर्ट से भी पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ ही सारा गेहूं पहुंचा दें तो पाकिस्तान इसको अलाउ करेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हैं। और इनफैक्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है, पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो 2019 से हुआ ही नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 2019 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इससे पाकिस्तान जल गया है। तो यहाँ पर तब से अभी तक कोई व्यापार देखने को मिलेगा नहीं। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम लोग चाबार पोर्ट के माध्यम से भी पहुँचाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग मैप देखो, अब ये गेहूँ गए ऐसे ऊपर से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जाकर अफगानिस्तान में हम लोग कांधार वाले एरिया में पहुँचा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी आप लोगों को, वो क्या है, हाँ यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, हाँ एक सेकंड, ये आपको देखने को मिलेगा कुछ तो गेहूँ ऐसे चला जाएगा और कुछ गेहूँ हम लोग यहाँ पर चाबार पोर्ट, ये हम ही ने बना रखा है ईरान के अंदर, इसके माध्यम से जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान में ये गेहूँ पहुँचा पाएंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हाँ एक चीज़ और है कि ये हमने जो अग्रीमेंट है वो हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में किया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो 3 वर्ड है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर सबसे ऊपर मेंशन्ड है जीएस पेपर 2 के अंदर। तो यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि मतलब लोगों की जान बचाने के लिए काम करता है। खासकर जिस कंट्री के अंदर यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वहाँ पर फूड असिस्टेंस को डिलीवर करता है, उनकी जान को बचाता है, लोगों की लाइफ को बदलता है, लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करता है। तो नाम ही इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो कि दुनिया भर के अंदर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। इस पूरे पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पर फाउंड किया गया था 1961 में बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम यानी इटली के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो है ये एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, ध्यान रखना क्या, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मेन मकसद ये भी है कि हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएँ। आपको पता होगा हम लोगों ने 17 गोल को सेट कर रखा है, 2030 तक हमें वो अचीव करने हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लगभग 88 कंट्रीज़ को असिस्ट कर रहा है आज के टाइम पर, और अभी तक साल 2019 में 97 मिलियन पीपल को ये सपोर्ट कर चुका है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज नंबर देखने को मिलता है। साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवार्ड दिया गया था नोबल प्राइज़ फॉर पीस 2020 का, क्योंकि इसने दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर सिचुएशन ख़राब थी, जहाँ जहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा थी, तो उस भुखमरी से लड़ाई करने में मदद की है, लोगों को सपोर्ट किया है, और जहाँ पर विवाद बहुत ज़्यादा था, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे शांति मेंटेन करने के ऊपर काम किया है। इसी वजह से इसको इस पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, लेकिन उसके बीच में एक जो मेजर रिपोर्ट है वो ये है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पर इसको पब्लिश करता है।
क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट। ऊपर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, बात की गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ आज के टाइम पर देख रही हैं एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अगेन वही डिस्कशन हुआ किसको लेकर, यूक्रेन क्राइसिस को लेकर स्पेसिफिकली चर्चा की गई। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने डिस्कशन किया है किसके साथ, फ्रांस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्योंकि फ्रांस आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, क्योंकि आपको पता होगा जो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर 27 नेशंस है, तो इस पूरे यूरोपियन यूनियन को लीड कर रहा है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ रिलेशंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एस जयशंकर साहब ने फ्रांस के साथ डिस्कशन किया, इनके काउंटर पार्ट्स के साथ डिस्कशन किया, साथ ही साथ यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखो पहली बात, यहाँ पे जो भी फ्रांस है और भी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर देख रही हैं कि जो सिचुएशन है यूक्रेन को लेकर वो पिछले 30 साल से काफ़ी ख़राब है, इसको लेकर एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अब कहानी पर निपट चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर और क्या बताया गया, साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि फ्रांस आज के टाइम पर अपना इन्वॉल्वमेंट इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दिखा रहा है, और अगेन हम भी यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, फ्रांस हमारे साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काम कर सकता है जहाँ पर चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडिया फ्रांस मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने और क्या बोला कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं फ्रांस के साथ वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और लगातार इंप्रूव हो रहे हैं समय से समय में। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिलेशन है वो आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे कि जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर डिफेंस का मामला हो गया, न्यूक्लियर हुआ, स्पेस हुआ, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो फ्रांस एक वैल्यूएबल पार्टनर है इन सभी एरियाज़ में, ऐसा जयशंकर साहब ने खुद बोला है। तो आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो, इस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया मैंने आप लोग को सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, ये आप देख पाओगे इस पिक्चर के अंदर कौन कौन है। एस जयशंकर साहब आपको बीच में देखने को मिलेंगे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उसके बाद आपको जीन येवेस डे ड्रियन करके एक नाम देखने को मिलेगा जो कि यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर उसके बाद आपको जोसेफ बोरेल भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पर्सन है, अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जानना था एग्जैक्टली मीटिंग क्या है, हमने मीटिंग के बारे में समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स जैसे कि यहाँ पे बात की गई सुप्रीम कोर्ट पेगासस केस को देखने वाला है। तो कल मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग उस वाले वीडियो को देख सकते हो। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में सारी बातें मैंने बता रखी हैं A to Z, उसको देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट केस को कल देखने वाला था, बट अभी इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। आज यहाँ पर इस केस की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट की पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली यहाँ पर सरकार के थ्रू यूज़ किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पैनल है इसको यहाँ पर 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो डिस्कशन होगा कि देखो जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको हम लोगों ने सेटअप किया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको वापस से सही किया जाए, वापस से रिड्रॉ किया जाए। ठीक है, अब वापस से रिड्रॉ करने के बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर बोला गया इनको 2 महीने दिए गए हैं ताकि ये अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। अभी मैं आपको, अगर हम लोग के पास टाइम बचता है तो मैं आपको डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, हमने इसको काफ़ी दिन पहले, अभी मतलब थोड़े दिन हुए हैं, हमने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा था। नहीं तो मैं आपको उस वीडियो का रिकमेंडेशन दे दूंगा, आप वहाँ से चेक करना। फिलहाल अभी हम लोग कुछ नए नए आर्टिकल्स हैं उसको कवर करते हैं, क्योंकि ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ नए हैं, पहले हम लोग कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले पेज पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये किस चीज़ को लेकर है, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम को लेकर डिस्कशन किया गया है। देखो हुआ क्या, जो राहुल गांधी हैं, ठीक है, कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने बताया कि देखो अब की बार जो बजट है यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के अंदर ज़्यादा पैसा डाला नहीं गया है। ठीक है, और लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा राहुल गांधी के थ्रू कहना है। अब राहुल गांधी के ट्वीट का जो जवाब है वो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने दिया है, और जो स्मृति ईरानी जी हैं इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो अगर हम पहले से कंपेयर करें तो अब की बार के बजट के अंदर जो चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है इसके अंदर पैसा बढ़ाया गया। और इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल ये दिया कि लगभग अगर हम बात करें एक मिशन वत्सल्य स्कीम देखने को मिलेगी, एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है, बच्चों के विकास के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जो पैसा इंक्रीज़ किया गया है वो यहाँ पर बढ़ोतरी इसमें 390.66% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, इन्होंने बोला 2013-14 तक इस स्कीम के अंदर जो पैसा लगाया जाता था वो 300 करोड़ रुपये का एलोकेशन था, लेकिन 2022-23 के अंदर बात करें तो वो 1472 करोड़ रुपये का एलोकेशन देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरा गैप यहाँ पर दिखाया, सॉरी एक दूसरा ग्राफ उन्होंने दिखाया। एक पहली स्कीम का तो ये एग्जांपल दिया कि भाई 2013-14 से आप कंपेयर कर लो, 2013-14 में 300 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन था, आपकी बार यहाँ पर 1500 करोड़ के आसपास का है। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम के बारे में बताया, वो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लेकर काम करती है। तो इस स्कीम के बारे में ध्यान रखना, बस ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर वर्क करती है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर जो 2013 और 14 यहाँ पर लगभग 17,700 करोड़ का एलोकेशन था, लेकिन अब की बार अगर हम बात करें तो लगभग 20,263 करोड़ रुपए का एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो इनका कहना यह है कि राहुल गांधी जी जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पर स्कीम के अंदर जो पैसा है वो बेसिकली कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि इसके अंदर पैसे का एलोकेशन इंक्रीज़ किया गया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 11, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। अगेन रशिया यूक्रेन, तो यही डिस्प्यूट्स हैं। और मैंने जैसा आपको बताया ये पर्टिकुलर आर्टिकल एडिटोरियल पर है, तो हम लोग एडिटोरियल पर काफ़ी अच्छे से जानेंगे। एग्जैक्टली इस वाले टॉपिक के ऊपर भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो रशिया है उसने यूक्रेन को रिकग्निशन दिया है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लस आगे यहाँ पर क्या फ्यूचर एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टेप से, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि वो तो आर्टिकल हम ये दोनों कंबाइन करके, क्योंकि ये देखो बहुत सारी जगह पर है, बहुत सारी जगह पर, इन सबको कंबाइन करके वो हम समझ लेंगे एक ही जगह पर। अभी फिलहाल आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या हुआ क्या है कि एग्जैक्टली यूक्रेन के अंदर यहाँ पर दो हिस्से थे, ये आप लोग देख पाओगे इस मैप में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर पीछे रशिया है, इधर यूक्रेन हो गया, यूक्रेन की कैपिटल कीव यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट ये वाला जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको ऑलरेडी यहाँ पर रशिया हथिया चुका है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर आपको ये दो हिस्से देखने को मिलेंगे, एक है लुहांस्क और एक है दोनेत्स्क। अब क्या हुआ, रशिया ने इन्हीं दोनों को नया कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, नया कंट्री के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया है। आप विकीपीडिया पर जाना, लुहांस्क सर्च करना, पूरे कंट्री का डेटा निकल कर आ जाएगा पूरा। आप कह सकते हो कि इसका फ्लैग वगैरह भी सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, फ्लैग एम्बलम सब कुछ है। इसी प्रकार से दोनेत्स्क आपको ये देखने को मिलेगा, तो दोनेत्स्क के अंदर भी यही है। तो दोनेत्स्क भी एक अलग कंट्री बना दिया है और लुहांस्क को भी एक अलग कंट्री की तरह रिकग्नाइज किया है। अब रशिया चाहेगा ये कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो भी इनको अलग दो देश रिकग्नाइज करें। और अभी तक जो रशिया के सोल्जर्स थे वो यहाँ वाले बॉर्डर पर थे, अब क्या हुआ, इनको रिकग्नाइज कर लिया। अब आप कह सकते हो कि ये आराम से कैसे हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो प्रो रशिया हैं, ठीक है। प्रो रशिया मतलब कि यहाँ पर ये जो लोग हैं वो रशिया के सपोर्ट में बहुत लंबे समय पहले से। तो अब रशिया के सोल्जर्स यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब रशिया के सोल्जर्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये आगे भी इन्वेड करें, आगे भी काफ़ी सारा एरिया कब्जा है। तो बस आप कह सकते हो ये वाला हिस्सा गया यूक्रेन के हाथ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर यूक्रेन 3 देशों के अंदर बढ़ गया, एक तो यूक्रेन खुद हुआ, दूसरा लुहांस्क हुआ और तीसरा दोनेत्स्क हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है इस चीज़ को लेकर। जैसे ही रशिया ने ये मंडे नाइट में काम किया है तो चाइना यहाँ पर बोलता है कि देखो हम लोग रशिया की सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करते हैं, बट जो यहाँ पर यूक्रेन की सॉवरेनिटी है उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मतलब ये दोनों तरफ यहाँ पर आप देख पाओगे अपना फेवर दिखाते हुए रहें, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर जो मिस्टर वांग ही हैं इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि देखो इसको लेकर क्या ज़रूरत है, इसको लेकर एक डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी खुद की यहाँ पर सॉवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है सभी कंट्रीज़ का, और ये सब बेसिक राइट्स हैं। और ये सब क्या है, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये सब यूएन चार्टर के अंदर मेंशन्ड है। तो बेसिकली इनकी भी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, एक कंट्री की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पर रशिया ने नहीं की है। तो एक तरफ से क्रिटिसिज्म भी दिखाया है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम रशिया की सिक्योरिटी को फेवर भी करते हैं। अब देखो रशिया चाइना डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जैसे मैंने आपको बताया 2014 में क्रीमिया वाला रीजन हथियाया था रशिया ने। तो उस समय जब ये रीजन हथियाया था ना, तो उस समय भी चाइना रशिया के अगेंस्ट में पहुंच गया था कि यहाँ पर कि ये टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, यहाँ पर इस प्रकार से टेरिटरी का एनेक्सेशन नहीं करना चाहिए था। क्लियर हुआ। साथ ही साथ वांगी ने और क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि देखो अब क्या, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे नेगोशिएशन हो जाए, मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर हो जाए, मिन्स्क एग्रीमेंट रिटर्न हो जाएगा तो इससे यहाँ पर सिचुएशन सुधर सकती है। लेकिन रशिया का जो लेटेस्ट मूव है इसकी वजह से सब कुछ खत्म, अभी मामला यहाँ पर काफ़ी बिगड़ चुका है। अब क्या ज़रूरत है, अब यहाँ पर ज़रूरत है एक डायलॉग की और एक नेगोशिएशन की। अगेन वही बात जो कि भारत ने यहाँ पर बोली है, तो एक डायलॉग नेगोशिएशन की ज़रूरत है, बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन आ सकता है इस पर्टिकुलर इशू का। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इन्फ्लेशन एट रिकॉर्ड इन हाई कैश
स्ट्रैप्ड श्रीलंका, इसका मतलब क्या है? देखो श्रीलंका की हालत ना बहुत ज़्यादा बुरी है। एक तो अफगानिस्तान की हालत बुरी है। अब इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान के बारे में आपने पढ़ लिया, बात करें श्रीलंका के बारे में तो यहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज इनका ख़त्म हो चुका है, बहुत कम बचा है, और जो पैसा इनके पास बचा है वो भी यहाँ पर इनको उधारी जो इन्होंने ले रखी है उसको चुकाना है। सिचुएशन इस बदतर तरीके से यहाँ पर बिगड़ चुकी है श्रीलंका के अंदर। भारत ने यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का यहाँ पर अनाउंस कर दिया। बहुत सारा पैसा हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना भी कर ले पूरी तरह से इसको सपोर्ट एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है एक पूरे देश को इस पूरे सिचुएशन से रिकवर होने के लिए। तो महंगाई अभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ मामले में चली जा चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। बट मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं। श्रीलंका के अंदर जो हालत ख़राब हुई है, क्या क्या कारण है। तो पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है ना, इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी तक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने के जो मतलब जो फूड है उसके जो दाम है वो एक अल्टीमेट लेवल, मतलब इतिहास में इतने ज़्यादा कभी दाम बढ़े नहीं जितने आज के टाइम पर बढ़ चुके थे। ये हालत यहाँ पर श्रीलंका के अंदर हुई। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। एक कारण पहला है अंडर परफॉर्मिंग टूरिज्म इंडस्ट्री। देखो श्रीलंका के पास ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? श्रीलंका टूरिज्म को प्रमोट करता है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। अब लोग घूमने जाएंगे, पैसा खर्चेंगे, वो पैसा उनकी इकॉनमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। और साथ साथ बताया गया जो इनका फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? देखो किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत है, भारत के पास डॉलर्स होगा और भी बहुत सारा फॉरेक्स दूसरे कंट्रीज़ का, यहाँ पर करेंसी हमारे दूसरे कंट्रीज़ का रिजर्व अपने पास रखा होगा। अब क्या है, अगर हम बात करें श्रीलंका के अंदर तो ये फॉरेक्स रिजर्व 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर्स का हुआ करता था, बट इन जुलाई 2021 ये गिरकर 2.8 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। और इस समय, ये तो मैं जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ, लगभग 1 साल होने जा रहा है। तो अब तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और कम हो चुका होगा। फिर उसके बाद क्या बताया, इनकी कंट्रीज़ की जो करेंसी वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी डॉलर के टर्म्स में बात करें इनकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और ख़त्म सी हो चुकी है इनकी वैल्यू। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है अगेन वो एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। महंगाई तो लगातार बढ़ी रही है। बेसिक जो फूड सप्लाई है जैसे कि शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट, मेडिकल सप्लाईज, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है श्रीलंका। अब यहाँ पर इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी तक डिपेंडेंट है, तो इनकी करेंसी वैसे भी डूबी पड़ी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ रहा है। प्लस इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके यहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और इसकी वजह से जो लोकल एरिया के अंदर जो ये सारे चीज़ों के दाम है वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। प्लस जो फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है वो भी काफ़ी डिमिनिश हो चुका है। यानी पैंडमिक ने यहाँ पर जो भी सोर्सेज थे वो सब खत्म कर दिए हैं। अब इनके यहाँ से जो पहले काफ़ी सारे वर्कर्स जाया करते थे, बाहर जाकर काम करते थे, फिर वो पैसा पहुँचाते थे श्रीलंका के अंदर, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, वो सब भी चीज़ें काफ़ी हद तक खत्म सी हो चुकी है, वो भी बहुत कम हो चुका है। और फूड शॉर्टेज तो पड़ी जा चुका है। फूड शॉर्टेज, खाने की कमी पता है कैसे पड़ी? क्योंकि एक बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेवकूफ़ी क्या है, मतलब इसको बेवकूफ़ी बोला जाएगा एग्जैक्टली। हुआ क्या है, श्रीलंका ने जो अपनी फार्मिंग है उसको तुरंत ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर डेवलप कर दिया। रातों रात ये बोल दिया कि हम लोग अब पूरे देश के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी केमिकल खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे कि यहाँ पर केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे हम एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते थे। बट यहाँ पर तुरंत बैन कर दिया उन्होंने सारी चीज़ों को, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा हो नहीं पाई। और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पाई तो कुछ दिनों में पता चला कि भाई खाने का शॉर्टेज पड़ चुका है, और इसके बाद अगेन इंडिया से हेल्प मांगी गई। भारत ने काफ़ी सारा केमिकल फर्टिलाइज़र वहाँ पर पहुँचाया जिसकी मदद से श्रीलंका वापस से थोड़ा सा ग्रो कर पाया। तो यह आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, बस खाली ध्यान से इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है जो चाइना रशिया है, ये दोनों कहीं ना कहीं म्यांमार मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने, ये यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं चाइना और रशिया दोनों मेंबर्स हैं, उसके साथ यहाँ पर 3 और मेंबर है जो कि परमानेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनके साथ साथ सर्बिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगातार बताया जा रहा है कि सप्लाई कर रहे हैं म्यांमार के अंदर। पता है ना आपको क्या हालत है, मिलिट्री को है, तख्ता पलट है, मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है पूरी तरह से, और मतलब कि वहाँ पे जो सरकार वगैरह वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी है, और एग्जैक्टली डेमोक्रेसी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो मिलिट्री अपना कब्जा करके मिलिट्री रूल चल रहा है वहाँ पर। तो क्या हुआ, मिलिट्री के पास जो भी वेपन्स पहुँच रहे हैं, आर्म्स वगैरह पहुँच रहे हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ ने तो काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म कर रखा है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने म्यांमार के ऊपर सेंक्शन लगा रखे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। तो चाइना और रशिया ने यहाँ पर बताया ही गया, चाइना और रशिया लगातार आर्म कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री को, तो इसको रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ये देखने को मिलेगी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आता है पेज नंबर 12, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। दोनों आर्टिकल जो बराबर बराबर में सेम सही है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ ज़्यादा जो है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। बात की गई है जो ऑयल है, यानी कि जो हमारे कच्चा तेल है, उसका जो प्राइस है वो लगभग $100 बिलियन तक का रिटेल प्राइस यहाँ पर पहुँचने वाला है, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, $100 बिलियन पर बैरल। यहाँ पर $100 बिलियन बैरल के बारे में बात हो रही है। अब बैरल क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो एक ड्रम है जिसके अंदर कितना लीटर आ सकता है। एक ऑयल के बैरल के अंदर लगभग 158.987 लीटर्स आता है, मतलब एग्जैक्टली अप्रॉक्स आप कह सकते हो 159 लीटर्स के आसपास यहाँ पर एक बैरल के अंदर तेल आता है। तो $100 बिलियन का यहाँ पर आपको 159 लीटर्स ये तेल मिलने वाला है, ये ऑयल मिलने वाला है। और ये प्राइस पता है बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग इसको देखें। इसके पीछे कारण है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में आ गया रशिया यूक्रेन का विवाद। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रूप्स हैं, अपने सोल्जर्स हैं, वो भेज दिए हैं यूक्रेन के पास में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो चुकी हैं। और अभी यहाँ पर प्राइसेस इंडिया के अंदर थोड़े से कंट्रोल हैं, बट बताया यह गया जैसे ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन समाप्त होते हैं उसके बाद इससे यहाँ पर ये जो प्राइस हैं तेल के वो अगेन इंक्रीज होते हुए नज़र आने वाले हैं। एग्जैक्टली ये लिखा गया जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो प्राइस हैं ऑफ द ऑयल एक्सपेक्टेड टू राइज वंस असेंबली इलेक्शन इन स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश एंड। ठीक है, जो इलेक्शन चल रहे हैं वो यहाँ पर एंड होंगे, उसके बाद प्राइसेस वापस से इंक्रीज होंगे। साथ साथ बताया गया कि आज के टाइम पर जो ये प्राइसेस है $100 बिलियन पहुंचने वाला है। ये अपना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा इतिहास में साल 2014 में हुआ था जब ये जो ब्रेंट क्रूड है, ब्रेंट मतलब एक तेल है, तेल के भी दो प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना। एक होता है ब्रेंट, एक होता है WTI। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर हम बात करें ब्रेंट का जो रेट है, ये लगभग 2014 में $99 तक यहाँ पर पहुँचा था पर बैरल, बट आज के टाइम पर एक्सपेक्टेड है कि $100 बिलियन तक यहाँ पर ये पहुँच जाए। तो इसके पीछे के डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे हैं, मैंने आपको बताया। हम लोग रशिया से भी बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। रशिया में ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सैंक्शन लग चुके हैं और प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी है। रशिया से हम लोग ऑयल के साथ साथ जो कोयला है वो भी बहुत सारा लेते हैं, नेचुरल गैस भी बहुत सारी लेते हैं। देख पाओगे यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया हम लोग एक एक साल के अंदर कितना कितना अमाउंट का लेते हैं। जैसे कि इंडिया यहाँ पर 43,400 बैरल्स पर डे लेता है ऑयल, किससे, रशिया से, और ले चुका है। साल 2021 का ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए रशिया यूक्रेन के बीच में, जिससे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, ये जो दाम है ये बात करता है किसके बारे में, ब्रेंट क्रूड के बारे में। ठीक है, हर जगह पर ब्रेंट क्रूड आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर। ये प्राइस ब्रेंट क्रूड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम तेल की बात करते हैं तो एक ब्रेंट होता है, एक होता है WTI। ब्रेंट क्रूड ऑयल मतलब ये जो कच्चा तेल है, क्योंकि कच्चा तेल हम लोग लेते हैं फिर उसको रिफाइन करते हैं, उसका यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया जाता है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये कहाँ से निकलता है, ये यहाँ पर अगेन ऑयल फील्ड से निकलता है, खासकर नॉर्थ सी वाले एरिया से आपको ये देखने को मिलेगा। और जो WTI है इसका फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसका नाम से पता चल रहा है टेक्सास है, तो अगेन यहाँ पर ये यूएस की साइड से, यूएस की ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। तो WTI यूएस की ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। ब्रेंट क्रूड ये जो हमारे अरब नेशंस हैं वो वहाँ से निकलता है। जैसे कि अरब नेशंस आपको पता है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ही हम लोग को देती हैं। और अगर हम लोग दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोनों जो तेल हैं वो दोनों ही लाइट हैं, बट जो ब्रेंट क्रूड है इसका जो API ग्रेविटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। API ग्रेविटी मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी। ये बात करता है क्रूड ऑयल के डेंसिटी के बारे में। ठीक है, मतलब कि वो जो तेल है वो कितना ज़्यादा थिक है, वो तेल कितना ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ये ब्रेंट वाला है जिसको भारत परचेज करता है वो थोड़ा सा यहाँ पर इसकी API ग्रेविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो थोड़ा सा थिकर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो WTI है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया जो WTI है इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है, लगभग 0.2% का, और यहाँ पर ब्रेंट के अंदर जो सल्फर कंटेंट है थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्राइसेस के बारे में बात करें, जो ब्रेंट क्रूड प्राइस, जो ब्रेंट वाला तेल होता है ये मैंने आपको बताया ओपेक कंट्रीज़ वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो उन्हीं के थ्रू प्राइसेस डिसाइड किया जाता है। जो WTI है वो यहाँ पर US के थ्रू आप देख पाओगे प्राइस को लीड करा जाता है। बट बात करें कॉस्ट ऑफ शिपिंग की, तो देखो
अब यहाँ पे बात करें कॉस्ट ऑफ शिपिंग की, तो जो ये ब्रेंट क्रूड है ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, इसमें पैसा थोड़ा सा कम लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेंट क्रूड है ये बेसिकली समुद्र के किनारे है, मतलब समुद्र के किनारे से निकाल रहे हैं और फटाफट यहाँ पर जहाज़ों के अंदर डाला और तुरंत यहाँ पर भेज दिया, तुरंत शिप्स कर दिया। तो ये यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन जो WTI होता है, WTI की शिपिंग में अगर हम बात करें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि WTI ना लैंडलॉक एरिया से निकाला जाता है, मतलब ऐसे एरिया जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से यहाँ पर ज़मीन है, कहीं पर भी समुद्र है नहीं, तो वहाँ से निकालो, फिर समुद्र तक पहुँचाओ, फिर शिप में लोड करो, फिर उसके बाद पहुँचाओ, तो इसमें पैसा ज़्यादा लग जाता है। और इसी वजह से भारत, आप देख पाओगे हम लोग भी जो लेते हैं तेल वो ब्रेंट क्रूड लेते हैं, ये अरब नेशंस वाला। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। नाउ अब चलते हैं एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आज के एडिटोरियल में पर्टिकुलरली हमारे पास 4 आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए, ज़बरदस्त आर्टिकल हैं। पहला ये डिस्कस करेंगे केरला के अंदर लोकायुक्ता कंट्रोवर्सी के बारे में, यहाँ पर ये एडिटोरियल है। दूसरा एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है किस चीज़ को लेकर, ये बात करता है रशिया यूक्रेन को डिस्प्यूट को लेकर कि रशिया के थ्रू अभी क्या स्टेप उठाया गया है। ठीक है, खासकर 2 अभी कंट्रीज़ बना दी गई हैं यूक्रेन के अंदर, वो समझाया गया है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक और ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा की गई है, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ऑथर ने लिखे हैं कि जो हमारा ऑनलाइन गेमिंग है कुछ नया यहाँ पर मिलेगा जानने को। ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के बजाय उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें एक तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा, हमें कम आकर भी देगा। तो डिस्कस करेंगे, एक अच्छा टॉपिक ये बन भी सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। और फिर देखो यार, अगेन वही यहाँ पर रशिया US के बारे में चर्चा की गई, तो इस वजह से मैं ये आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स हुए जो कि हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे मजबूत पॉइंट्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ एक आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली, और वो भी आपको बताऊंगा। और हमारा एक आर्टिकल पिछला रह गया है ना, तो आज हम लोग उस वाले को आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी वाले अपने एडिटोरियल से। बात की गई है रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन। देखो हुआ क्या है, पहले मैं आपको न्यूज़ समझाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे इस आर्टिकल के। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 और 3 से। हमारे टॉपिक्स के अंदर बात करें, जजमेंट एंड केसेस का भी एक टॉपिक आता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया, और जजमेंट डिलीवर करते हुए ये बोला कि अभी कर्नाटका सरकार ने क्या रखा, जो एक यहाँ पर कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, इस एक्ट के माध्यम से जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है या फिर ऑनलाइन गेम है, स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन गेम को सबको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इन गेम्स को बैन कर दिया गया था अभी कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के माध्यम से। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, इन्होंने बोला कि बैन करना सही नहीं रहेगा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या करा, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, एक जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि भाई जो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट है जो कि बैन कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग को, स्किल बेस्ड गेमिंग को, तो इन गेमिंग को बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या है, क्या यहाँ पर बताया गया। तो हाईकोर्ट की रूलिंग क्या रही है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला कि भाई जो कर्नाटका पुलिस यहाँ पर ये काम कर रही है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप ऑनलाइन गेम को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन गेम को अगर बैन कर रहे हो, ठीक है, तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें वॉयलेट हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार को लेकर आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 के अंदर, लिबर्टी और प्राइवेसी का ये फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के अंदर, स्पीच और एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन सभी का वॉयलेशन हो रहा है, ऐसा हाईकोर्ट ने बताया। साथ ही साथ यहाँ पर हाईकोर्ट यहाँ पर यह बोलता है कि जब भी गेम की बात आती है तो गेम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। ठीक है, गेम ऑफ स्किल मतलब आपको एक स्किल की ज़रूरत है वो गेम खेलने के लिए, लेकिन एक गेम ऑफ चांस क्या है, लक बाय चांस, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ज़बरदस्ती गैम्बलिंग वगैरह होती है। तो 2 प्रकार की गेम है, गेम ऑफ स्किल और दूसरी गैम्बलिंग कहलाती है। नाउ जो गेम ऑफ स्किल है बेसिकली वो डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेंटल और फिजिकल लेवल को चेक करती है। ठीक है, यहाँ पर मेंटल और फिजिकल लेवल एक्सपर्टीज से वो रिलेटेड होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कोई गैम्बलिंग का खेल नहीं होता, यहाँ पर आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, उसके बाद आप गेम प्ले कर पाओगे। लेकिन जो गेम ऑफ चांस होता है, यहाँ पर कोई ऐसी स्किल की ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्किल थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, बट जो चांस है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो गैम्बलिंग वगैरह है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तुक्केबाजी और गैम्बलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ये गैम्बलिंग वाला गेम है या फिर जो गेम ऑफ चांस है, मैंने आपको 2 प्रकार के गेम बताया, एक गेम ऑफ स्किल और दूसरा गेम ऑफ चांस। तो जो गेम ऑफ चांस आपको देखने को मिलेगा,
जो कि एक तरीके से गैम्बलिंग वाला है, इसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने एक तरीके से ऑलरेडी प्रोहिबिट कर रखा है, अपने देशों के अंदर इसको मना कर रखा है, इसको बैन कर रखा है। लेकिन जो गेम ऑफ स्किल है इसको यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में अलाउ किया गया है कि वहाँ पर गेम ऑफ स्किल चलाया जाएगा। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, खासकर कर्नाटका क्या कर रहा है, कर्नाटका यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से दोनों ही गेम्स को बैन कर रहा था। तो यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है ये बिल्कुल भी सही नहीं है इन गेम्स को बैन करना। क्लियर हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट ने और क्या बताया, कोर्ट ने बताया जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी एविडेंस, ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसा डेटा है भी नहीं कि कोई जस्टिफाइड हो कि हाँ भाई इस बेसिस पर हम लोग इसको बैन कर दें। बस खाली स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई यहाँ पर ये लोग देख पा रहे हैं कि जो गेम है, गेम से बहुत सारे लोग एडिक्ट हो जा रहे हैं, उनका नशा हो जा रहा है गेम का, गेम में ही यहाँ पर लगे पड़े हैं। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, जो गैम्बलिंग हो रहा है उसी गैम्बलिंग के अंदर सारा पैसा लगा देते हैं और फिर अपना पैसा खत्म करने के बाद यहाँ पर फिर चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार का कहना है। तो हाईकोर्ट यहाँ पर ये बोलता है कि देखो यहाँ पर इसको लेकर भी एक जस्टिफिएबल एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ये बैन करना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो ये ऑनलाइन गेम्स प्ले करना है, ये जो ऑनलाइन गेम्स है बेसिकली कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काफ़ी एन्जॉयबल चीज़ है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, प्राइवेसी के अंदर में आती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर इनको बैन कर दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं ये सारे राइट्स वॉयलेट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ने और क्या बताया, कोर्ट ने बताया जो ऑनलाइन गेम है, ठीक है, इसको अगर आप बैन करना ही चाहते हो तो हम एक सॉल्यूशन देते हैं, बैन करने के बजाय इसको रेगुलेट करो, ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पर रेगुलेट भी किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है नए रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से। तो बैन करना इज़ नॉट नेसेसरी, ये आप देख पाओगे हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या था जिसने ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के बारे में डिस्कशन किया। ये जो लॉ है इसको इंट्रोड्यूस किया कर्नाटका सरकार ने। इन्होंने बोला भाई हम ऑनलाइन गेम को, चाहे वो स्किल बेस्ड गेमिंग हो, सबको हम लोग बैन कर देंगे, सभी प्लेटफॉर्म्स को हम लोग बैन कर देंगे। जैसे कि ऑनलाइन गेम्स में ऑनलाइन रमी, पोकर के बारे में सुना होगा, फैंटेसी स्पोर्ट्स और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, इनको बैन करने के बारे में डिस्कशन किया गया। क्योंकि यहाँ पर पैसों का काफ़ी बड़ा रिस्क है, पैसा लगा दिया गया, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर पैसा चला गया उसमें गेम में, तो और पैसा डाला गया, फिर चला गया यहाँ पर, तो फिर लोग यहाँ पर चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, ये यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया एक चीज़ और बताई गई है कि कर्नाटका तो आज के टाइम पर ये काम कर रहा है जिसको हाईकोर्ट मना कर रहा है, लेकिन अभी क्या है कुछ और भी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार के लॉस देखने को मिलेंगे। और मतलब कि बहुत सारे राज्यों ने पहले भी कोशिश करी है इस प्रकार से चीज़ों को लाने की, और वहाँ पे उनकी स्टेट के हाई कोर्ट ने यहाँ पर उसको स्ट्रक डाउन भी करने की कोशिश की है। जैसे एग्जाम्पल कर्नाटका का तो आपको पता चल चुका है, कर्नाटका में क्या हुआ, एक सेकेंड यहाँ पर क्या हो गया यार, कर्नाटका का तो आपको पता चल गया कि कर्नाटका के अंदर हाई कोर्ट ने क्या करा, वो बैन कर दिया। सॉरी, हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि बैन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कर्नाटका के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से स्टेट हैं, तो कर्नाटका के अलावा आपको दूसरा स्टेट देखने को मिलेगा केरला, ठीक है। केरला में क्या हुआ था, सितंबर 2021 की बात है, पिछले साल की बात है। केरला हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन, केरला सरकार भी ऐसी कुछ ला रही थी कि ये ऑनलाइन गेम्स को बैन कर रही थी, तो केरला हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमिलनाडु सरकार भी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें ला रही थी, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर पहले भी लाने की कोशिश कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इतने सारे राज्य काम कर रहे हैं, तो आखिरकार क्यों, कुछ तो स्पेसिफिक रीज़न होगा जिसकी वजह से ऑनलाइन गेम्स को बैन किया जा रहा है। तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब का यहाँ पर कहना यह है जो ऑनलाइन गेम्स है जैसे रमी, पोकर, ये एडिक्टिव हैं, ये नशे की तरह हैं, ठीक है। ये एडिक्शन इसका हो जाता है और जब खेलते हैं तो यहाँ पर उसका एडिक्शन, उसकी लत सी लग जाती है, उसको छोड़ नहीं पाते गेम्स को। और यहाँ पर क्या हुआ, अब जब पैसों वाला गेम खेल रहे हैं तो उसमें पैसा भी जा रहा है, और इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, या फिर उधारी में चले जाते हैं। और अगर ऐसा भी हो जाता है, डिप्रेशन हुआ, उधारी में चले गए, या कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसा इसी वजह से बोला गया कि भाई यहाँ पर ज़रूरी है कि इन ऑनलाइन गेम्स को बैन करा जाए, ठीक है। मर्डर तक यहाँ पर किए गए हैं, ऐसा भी यहाँ पर स्टेट्स के थ्रू बताया गया। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी पहले बोला, इन्होंने यहाँ पर एक प्लान अनाउंस किया, उन्होंने बोला कि जो ये गेमिंग डिसऑर्डर है ये भी, इसको हम लोग एक मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरह रखने वाले हैं। तो गेमिंग डिसऑर्डर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो किसी का भी एडिक्शन पालना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें ये जो बैनिंग ऑनलाइन गेम्स है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके गलत प्रभाव क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग ऑनलाइन गेम्स को बैन करते हैं
तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर बताया गया कि कुछ आप एक तरफ से बैन करोगे तो इलीगल तरीके से ऑनलाइन गैम्बलिंग्स चलेंगी, ठीक है, अंडरग्राउंड ऐप्स बन जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से तो आप बैन कर सकते हो, गलत काम में सभी चीज़ें आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलत तरीका कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाला जा सकता है और वो फिर और ज़्यादा इलीगल तरीके से होगा, और ज़्यादा अवैध तरीके से होगा, तो वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो यहाँ पर बैनिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन, यहाँ पर रेगुलेशन एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन रहने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो ऑथर भी इसी चीज़ को मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑथर ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर अभी अपना सब कुछ बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर केरला पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कर्नाटका से पहले केरला ने और उसके बाद तमिलनाडु ने, इन लोगों ने भी यहाँ पर कोशिश करी थी, तो उन सब ने यहाँ पर उनकी कोशिश को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। बट यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि ऑथर के थ्रू ऐड करे गए हैं, वो ये हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं। देखो कर क्या सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी राज्य सरकारों के लिए कि हम लोग एक पॉलिसी को लेकर आएँ, और वो जो पॉलिसी है वो यहाँ पर इस गेम को कंट्रोल करे। तो ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन नहीं करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ अगेन यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो जो ये ऑनलाइन गेम वाला सेक्टर है ना, ये यहाँ पर एक इमेंस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसके अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल है, मतलब हम लोग को बहुत सारा पैसा कमा कर ये दे सकता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार जनरेट कर सकता है। जो सेक्टर है आज के टाइम पर ऑनलाइन गेमिंग का, यहाँ पर 40,000 लोग हैं जो जिनको एम्प्लॉयमेंट, जिनको रोजगार मिला हुआ है। जो गेमिंग है वो अपने आप में यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकती है अलग अलग सेक्टर्स को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया जैसे भारत फोकस कर रहा है सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, फिनटेक, एनिमेशन, ग्राफिक्स, तो उसी प्रकार से गेमिंग सेक्टर को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। और देखो ये हकीकत बात है, ठीक है। ये दुख होता है देखकर कि गेमिंग सेक्टर में बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत आगे हैं, बट इंडिया यहाँ पर इतना आगे है नहीं, ठीक है। गेमिंग सेक्टर में बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रही हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो गेमिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा वीक सेक्टर यहाँ पर माना जाता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद और क्या बताया गया, अगर हम बात करें पिछले 5 सालों के अंदर जो ऑनलाइन गेम सेक्टर है, इन्होंने लगभग $1700 मिलियन का यहाँ पर वेंचर कैपिटल गेन किया है। तो मतलब ये पैसा यहाँ पर गेन किया जा रहा है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपने आप को कॉन्फिडेंट यहाँ पर पाते हैं, और यहाँ पर फिर वो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं, खासकर इंडियन गेमिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार के स्टेप उठाए जाएंगे राज्य सरकारों के थ्रू, गेम्स को बैन किया जाएगा, तो ये एक गलत मैसेज पहुँचेगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास में, और फिर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये जो सेक्टर है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट है और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ एक पॉलिसी बनाओ, इसको रेगुलेट करो। तो यहाँ पर रेगुलेशन इज़ द की, नॉट द प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से इसके एस्पेक्ट्स एक एक करके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रशियन रिकग्निशन को लेकर। पुतिन्स एक्शन आर एम्ड एट रेस्टिंग फ्रॉम द वेस्ट गारंटीज अगेंस्ट नेटो एक्सपेंशन। मतलब क्या है, एक एक करके समझेंगे। हुआ क्या कि हम लोगों ने देखा कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो दोनबास रीजन है, दोनबास रीजन के अंदर आपको दो अलग अलग छोटे छोटे हिस्से देखने को मिलेंगे, दोनतस्क और उसके बाद लुहांस्क। इन दोनों को अलग कंट्री की तरह रिकग्निशन दिया। जैसा मैंने अभी आप लोग को एक मैप में दिखाया, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यूक्रेन देखने को मिलेगा, यूक्रेन की कैपिटल कीव, ऊपर आपको रशिया फेडरेशन देखने को मिलेगा। ये पूरा दोनबास रीजन हुआ। इसी दोनबास रीजन के अंदर दो हिस्से हैं, एक हो गया लुहांस्क, एक हो गया दोनतस्क। अब क्या है, दोनस्क का और लुहांस्क आप देख पा रहे हो, तो दोनों को अलग अलग कंट्री यहाँ पर रिकग्नाइज कर लिया रशिया ने, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रीमिया रीजन है, ये भी यहाँ पर अब रशिया के हाथ में ही है 2014 से, ये भी आपको मालूम है। क्लियर हुआ? तो इन दोनों अभी एरिया को एक रिकग्निशन दे दिया गया, इन दोनों को अलग देश यहाँ पर साबित कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग विकीपीडिया पर जाकर ज़रूर सर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें, जो ये रिकग्निशन दे दिया गया है रशिया के थ्रू, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाला है। हम लोग पहले बात कर रहे थे, हम लोग मिन्स्क अकॉर्ड के थ्रू बातचीत करेंगे, मिन्स्क एग्रीमेंट के थ्रू बातचीत करेंगे। मिन्स्क एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था कि अगर ये रेगुलेट हो जाता, मतलब ये आगे लागू हो जाता, तो इससे जो ये विवाद है दोनों कंट्रीज़ के बीच का, रशिया यूक्रेन का, वो सुधर सकता था। बट यहाँ पर जो ये अग्रीमेंट है, ये निगोशिएट 2014-15 में हुआ था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ये लागू नहीं हो पाया। ये लागू हो जाता तो आज ये बवाल नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने यहाँ पर रशियन पीस कीपर्स को ऑर्डर दिया कि वो रीजन में जाएं। और उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर क्या हुआ, जो यूक्रेन के आसपास जो बहुत सारे ट्रूप्स हैं, वो आपको रशिया की तरफ से फैलाए हुए नजर आएंगे। तो रशिया ने पूरी तरह से अभी घेर रखा है पूरे यूक्रेन को। साथ ही साथ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन क्लेम ये करते हैं
कि देखो अभी तो ये एक छोटा सा इन्वेजन है, ठीक है। अभी यहाँ पर बोला भी ये जाता है कि देखो यूएस की साइड से बताया जा रहा है, नेटो अलायंस की साइड से बताया जा रहा है, ये लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अभी ये जो रशिया है वो और कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो अभी सिर्फ एक छोटा सा मूव है, रशिया ने सिर्फ इतने हिस्से को यहाँ पर कब्जा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है ये आगे भी कब्जा है या फिर यहाँ पर इस वाली कैपिटल कब्जा है। और ध्यान रखना, जैसे ही कैपिटल कब्जा आया वैसे ही काम खत्म, पूरा यूक्रेन यहाँ पर रशिया के हाथ में चल जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी देश का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अफगानिस्तान का बारे में बताता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने यहाँ पर काबुल के ऊपर फोकस किया, काबुल को कब्जाया, पूरा अफगानिस्तान यहाँ पर कब्जे में हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें आने वाले टाइम पर भी हो सकती हैं, बट अभी के लिए तो रशिया ने अपना काम कर दिया है, इतना हिस्सा ले लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम रुके या फिर ना भी रुके। हम लोग एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि कुछ टाइम यहाँ पर रुके, उसके बाद यहाँ पर आगे और भी कुछ मूव उठाए जा सकते हैं रशिया की साइड से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर यूएस की साइड से स्टेटमेंट आता है कि अभी भी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। उसके साथ यहाँ पर देखो क्या हुआ था, एक समय पे लग रहा था कि रशिया और जो बेलारूस है इनके बीच में अभ्यास चल रहा था यूक्रेन के बॉर्डर के पास में, और उसके बाद ये लोग अपने ट्रूप्स को वापस से विड्रॉ कर रहे थे। आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आर्टिकल कवर किया था, तो रशिया जो ट्रूप्स है वापस से जा रहे थे बॉर्डर के पास से, तो हमें लग रहा था कि अब चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर सही नहीं हुई हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया की नेबरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर उसके पास भी मतलब बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हैवी प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रूप्स आपको देखने को मिलेगा और वेपन्स आपको रीजन में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो विवाद किस चीज़ का चल रहा है, विवाद यही चल रहा है कि जो ये नेटो है एक तरफ से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, वो यहाँ पर यूक्रेन को अपना हिस्सा ना बना ले, क्योंकि यूक्रेन भी चाहता है नेटो का पार्ट बनना। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा तो यूएस यहाँ तक पहुँच जाएगा, और फिर उसके बाद यूएस और रशिया में काफ़ी सारे विवाद डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो रशिया यही नहीं चाहता, और रशिया यहाँ पर इस पूरे एरिया को कब्जाना चाहता है ताकि यूएस और रशिया के बीच में एक बफर जोन मेंटेन रहे, ठीक है, एक बफर जोन यहाँ पर ये बना रहे। क्लियर हुआ? तो ये आपने समझ लिया एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। उसके बाद हम लोगों ने अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी डिस्कशन किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं वो जर्मनी गए, फ्रांस गए, इन्होंने डिस्कशन किया, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर चर्चा करी। साथ साथ देखो यहाँ पर जो भी चर्चा करी है, यहाँ पर हम लोगों ने रशिया के मतलब जो रशिया का जो भी स्टेप उठाया है, रशिया के जो भी एक्शन है, इसका हमने कोई भी विवाद नहीं किया, इसका हमने कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं करी है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, कि रशिया ने अगर ये कब्जा लिया, मतलब यूक्रेन के दो हिस्से अलग अलग देश बना दिए, तो इससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा रशिया भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया से हम लोग S-400 मिसाइल डील सिस्टम कर चुके हैं। अब ये S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ये हम लोग के पास आने वाला था, रशिया हम लोग को भेजने वाला था, उससे पहले ये विवाद हो गया। और अब यूएस ने डिसाइड कर लिया है कि अगर भारत ने रशिया से ये S-400 मिसाइल सिस्टम अगर परचेज करे तो भारत के ऊपर काटसा सैंक्शंस लगा देगा यूएस। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और हमने नहीं परचेज करे रशिया का, हमें क्रिटिसिज्म किया, तो इधर से रशिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है, अब जो भी मीटिंग हुआ करेंगी, जहाँ पर भी डिस्कशन होगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर हो, कहीं पर भी रशिया यूक्रेन का डिस्कशन हुआ तो भारत को भी उठकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारत अभी तक रशिया को लेकर नहीं बोल रहा है, बट अब यहाँ पर बोलना पड़ेगा, जिससे अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को सभी एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल की काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, केरला का लोकायुक्ता कंट्रोवर्सी। बट इसको समझाने से पहले मैं आपको अपना कल वाला आर्टिकल बताऊंगा, क्योंकि हम लोग फिर से उसको ना छोड़ दें, इस वजह से उसको हम फोकस में ले रहे हैं। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक आर्टिकल था ये वाला, इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन मतलब इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका था। आज वीडियो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा, यार देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, आपको पता है मैं एडिटोरियल भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस प्रीलिम्स स्पेसिफिक आर्टिकल्स को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुझे खुद टाइम लग जाता है रिसर्च करने में, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 घंटे से यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे खुद टाइम लग जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों का। यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल के बारे में।
तो रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जो कि RK विजय साहब ने लिखा था। इन्होंने बताया रोड एक्सीडेंट्स को लेकर, रोड सेफ्टी को लेकर। ये क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग बात करें पिछले साल की, हमने एक वेबिनार किया था किसके ऊपर, व्हीकल क्रैशेस एंड रोड सेफ्टी के ऊपर। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था MIT आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू, यूनिवर्सिटी पुणे। और यहाँ पर हमारे जो गडकरी साहब हैं, नितिन गडकरी साहब, इन्होंने यहाँ पर एक टारगेट रखा था कि 2025 तक हम लोग 50% से अपने रोड एक्सीडेंट्स को कम कर देंगे। ये टारगेट था नितिन गडकरी साहब का। और जो रोड की वजह से डेथ हो रही है, मतलब रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है, वो 2030 तक हम लोग उसको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, फिर उसका यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के से यहाँ पर बोलते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्फ्रेंस इन स्वीडन 2020 के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर इनका मेजर मकसद है कि जो रोड सेफ्टी है इसको ये अचीव कर पाएँ, 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है इसको ये कम कर पाएँ। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर ये फोकस करेंगे कि 2030 तक जीरो फैटिलिटीज़ हों। अगेन वही वाली बात वापस से बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये बोला गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम लोग के लिए टारगेट रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या फिर उस रास्ते में चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पर बोला गया अगर कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं, हमारा क्या टारगेट है, इसको समझते हैं। पहले हम 2010 की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पर क्या बोला, एक अलार्मिंग सिचुएशन डाल दी थी। बताया कि भाई जो रोड एक्सीडेंट फैटलिटीज़ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और इसी को लिखते हुए ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 से लेकर 20 तक को इम्प्लीमेंट किया, जिसका मेजर मकसद था कि 2020 तक रोड एक्सीडेंट्स के अंदर जो भी यहाँ पर जान जा रही हैं उसको 50% से कम किया जाए। तो ये स्टेप 2010 में उठा लिया गया था। तो यहाँ पर पहले से हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या कितने स्टेप्स उठाए गए हैं पिछले 10 सालों में, अगर हम बात करें कितने स्टेप्स उठाए गए, तो बहुत कम स्टेप्स उठाए गए हैं, ऐसा हमें बताया गया। क्योंकि पिछले 10 साल में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स आधे से भी ज़्यादा कम हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ऑथर ये डेटा देते हैं, आप सिर्फ 2019 का देखोगे तो यहाँ पर जो रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई हैं वो यहाँ पर 1,42,485 आपको देखने को मिलेंगे 2011 में, और 2019 में 1,51,113। तो मतलब हमने 10 साल में डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, इन रोड एक्सीडेंट्स को कम करेंगे, लेकिन कम होने की बजाय तो बढ़ गई। ठीक है, 50% से रिडक्शन करने के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन यह 10,000 डेथ और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमने डिसाइड करी थी कि हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये डेटा यहाँ पर अगेन फिर उसके बाद ऑथर NCRB का डेटा देते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, जो कि ये बताता है कि साल 2020 में भी अगर आप देखोगे ना तो तब भी 1,33,201 जो डेथ हुई हैं ये यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुई हैं। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हालांकि साल 2020 में जो एक्सीडेंट्स वो थोड़े से कम हुए, क्यों कम हुए, क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह था कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक डेटा ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई हम 10 साल में 50% रिडक्शन कर लेंगे एक्सीडेंट डेथ के अंदर, लेकिन ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, ऑथर ये बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑथर ये बोलते हैं कि अगर हम लोग बात करें क्या क्या हुआ है, आखिरकार दिक्कत क्या देखने को मिलती है, हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन यहाँ पर सुनवाई कर रहा है, और उस पिटीशन सुनवाई करी थी, उस पिटीशन को फाइल किया था डॉक्टर S राजा श्री कृष्णन ने। ये कौन है, ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन डाला और इन्होंने बताया कि जो ये रोड सेफ्टी है, देखो ये यहाँ पर एक तरीके से रोड सेफ्टी के ऊपर इन्होंने एक पिटीशन डाला, जिसकी यहाँ पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने करी, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया कि भाई बिल्कुल रोड सेफ्टी को लेकर तो काम करना चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी अपने आप में एक सबसे बड़ा कंसर्न है। कोर्ट ने 30 नवंबर 2017 में कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो तरीके बताए रोड सेफ्टी को लेकर। इन्होंने बताया क्या करना चाहिए कि हम लोगों को एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनानी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग को रोड सेफ्टी फंड बनाना चाहिए, जहाँ पर कि रोड की सेफ्टी के लिए कुछ फंड वगैरह आए। उसके बाद यहाँ पर रोड सेफ्टी एक्शन के ऊपर काम करना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए, इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करना चाहिए ब्लैक स्पॉट्स को, जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर सुधार करने चाहिए, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अलग से मेजर्स उठाने चाहिए। ठीक है, रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स को हम लोग को खरीदना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि जो ट्रॉमा सेंटर्स है वो हम लोग को बनाने चाहिए। ये सारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, कब, 30 नवंबर 2017 में। ये काम हम लोग कम कर सकते हैं। बट
ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, ये आप लोग देख पाओगे ना, ये थोड़ा सा इसको अमेंड किया गया था अगस्त 2019 में। ठीक है, यहाँ पर जब अमेंड किया गया है, नए सेक्शंस यहाँ पर ऐड करे गए, ट्रैफिक वॉयलेशंस को लेकर यहाँ पर चीज़ें ऐड करी गई, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स का रोल इतना नहीं देखने को मिला, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं रोड सेफ्टी को लेकर तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी आ जाती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, राज्य सरकार ये मतलब स्टेट के लेवल पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है। तो यहाँ पर स्टेट्स का भी एक तरीके से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो कि स्टेट की साइड से, राज्य सरकार की साइड से नहीं देखने को मिल रहा है। ये ऑथर ने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया है। और क्या क्या बोला ऑथर ने? ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि अगर हम लोग बात करें और भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर इनएडिक्वेट फंड मिल रहा है। मान लो कुछ ब्लैक स्पॉट हैं, कुछ ब्लैक स्पॉट जहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन सुधारनी चाहिए, उसके लिए कुछ फंड आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फंड प्रॉपरली आ नहीं रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पीड लिमिट एक डिसाइड करनी चाहिए, या फिर ओवर स्पीडिंग को लेकर कुछ करना चाहिए, कुछ नए मेजर्स लेकर आने चाहिए। ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है, बट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट में ऑथर ने बताया कि अगर हम लोग लास्ट एकदम चीज़ें देखें, तो अगर आप लोग नेक्स्ट चीज़ देखोगे, जो ज़्यादातर ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, और भी अलग अलग स्टाफ आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, ये लोगों को अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब कि इनको बहुत कम सैलरी मिल रही है, ये आप देख पाओगे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर इनकी जो सर्विस कंडीशन है वो भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही है। तो मतलब जो भी यहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, कंडक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको प्रॉपरली सैलरीज नहीं मिल रही हैं, ज़्यादा सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर वो ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। तो रोड सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसकी ज़रूरत यहाँ पर, इसमें क्या ज़रूरत है हम लोगों को कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ में मतलब कोऑपरेट करें। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेफ्टी प्लान है इसको और ज़्यादा मजबूत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, क्योंकि यहाँ पर अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की साइड से काम हो रहा है तो राज्य सरकारों की साइड से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों को साथ में आना पड़ेगा, तो हम लोग इसका सोल्यूशन लेकर आ पाएंगे। ये यहाँ पर ऑथर का सोल्यूशन रहा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल कवर हो चुका है, और जो भी आर्टिकल रह गया था ये भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट एडिटोरियल पर बात करते हैं। बात की गई है अनटैंगलिंग केरलास लोकायुक्ता कंट्रोवर्सी के बारे में। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। वेरियस टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, लोकपाल, लोकायुक्ता, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केरला सरकार ने यहाँ पर एक अमेंडमेंट जारी करने के बारे में चर्चा की है, और वो अमेंडमेंट कहाँ पे बोला गया? जो केरला लोकायुक्ता एक्ट 1999 है, इसके अंदर हम लोग बदलाव करेंगे, ऐसा केरला सरकार ने बोला। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो ये बदलाव करने के बारे में सरकार कह रही है, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा आलोचना करी अपोजिशन गवर्नमेंट ने। यहाँ पर ये बोला गया केरला सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। यहाँ पर इससे क्या हो रहा है कि जो एंटी करप्शन, यहाँ मतलब जो करप्शन को देखने वाली बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी है, इसको भी यहाँ पर कमज़ोर बना दिया जाएगा, इसका जो मेजर काम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार यहाँ पर गलत करे, केरला सरकार, ऐसा बार बार स्टेटमेंट दिया गया। मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको चेंजेस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली लोकपाल या लोकायुक्ता होते कौन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम लोकपाल या लोकायुक्ता के बारे में बात करें तो ये कौन से एक्ट के माध्यम से बने हैं? तो लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013 के माध्यम से बने हैं। यहाँ पर ये एक्ट बात करता है कि हम लोगों के पास यहाँ पर एक लोकपाल होना चाहिए यूनियन के लिए, और लोकायुक्ता होना चाहिए स्टेट के लिए। बिल्कुल जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसके लिए? हमारे केंद्र सरकार के लिए, और चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्य सरकार के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि हमारे गवर्नर हो गए स्टेट के लिए, और प्रेसिडेंट हो गए हमारे सेंटर के लिए। उसी प्रकार से जो स्टेट के लिए होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकायुक्ता, और जो लोकपाल होता है वो हमारे केंद्र सरकार के लिए होता है, केंद्र सरकार के अंडर में होता है। तो लोकायुक्ता यहाँ पर मैंने आपको बता दिया राज्य सरकार के लिए काम करता है, तो यहाँ पर स्टेट्स के अंडर में आता है। तो अभी केरला के लोकायुक्ता के बारे में चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको कोई ऐसा मिला नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये जो लोकायुक्ता है बेसिकली ये परफॉर्म करते हैं कुछ एक्शन ओम्बड्समैन वाले, मतलब ये भी आप कह सकते हो, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी बेसिकली लोकपाल ही, लोकायुक्ता ही कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनका मेजर काम क्या होता है? इनका मेजर काम होता है करप्शन को देखना, कि यहाँ पर जो खासकर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स उनके ऊपर करप्शन कितना हो रहा है, सरकार के अंदर कितना करप्शन हो रहा है, इन चीज़ों को देखने का काम करता है लोकपाल या लोकायुक्ता। लोकायुक्ता ये देखेगा कि
केंद्र सरकार के लेवल पर कितना करप्शन हो रहा है, और लोकायुक्ता देखेगा राज्य सरकार के लेवल पर कितना करप्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात करें कौन कौन हेड करता है बॉडी के बारे में, जो कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्ता 2013 की बात करें तो ये बात करता है कि हम लोग यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं लोकपाल। लोकपाल को हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के थ्रू, जो कि यहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस क्राइटेरिया को, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। मतलब कि लोकपाल का जो हेड होता है वो एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, मतलब लोकपाल का हेड जो है यहाँ पर एक चेयरपर्सन के थ्रू किया जाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। नाउ बात करें इस लोकपाल के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। तो लोकपाल के अंदर बात करें तो टोटल आपको जो ये मेंबर्स देखने को मिलते हैं, लगभग यहाँ पर आपको 8 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 8, मतलब 8 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। 50% तो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, मतलब 4 आप कह सकते हो जुडिशरी के मेंबर्स होंगे, और बाकी जो 4% होंगे वो यहाँ पर बताया गया 50% होंगे, वो उनके लिए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन का ये रिजर्वेशन रखा गया है। तो वो जो बाकी 4 बंदे होंगे वो सब यहाँ पर इन एरिया से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये 8 व्यक्ति होते हैं इस लोकपाल के अंदर, ध्यान रखना। लोकपाल को अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में। आज के टाइम पर करंट लोकपाल कौन है, तो यहाँ पर जो लोकपाल हैं प्रेजेंट के टाइम पर, वो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष आपको देखने को मिलेंगे, ये लोकपाल कहलाते हैं। लोकपाल के बारे में बात करें, इनके पास क्या क्या पावर्स है। पावर्स ये है कि यहाँ पर ये करप्शन को देख सकें। ठीक है, मान लो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी ग्रुप ABCD की हो, इन सभी में कहीं पर भी करप्शन हो रहा है तो उस करप्शन को देखने का काम करता है ये लोकपाल। ध्यान रखना इसमें प्रेसिडेंट का नाम नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है तब तक उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग सकते, आपके पॉलिटी में मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन प्राइम मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट, इनके ऊपर यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इनके अलावा कोई भी यहाँ पर कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनमस बॉडी, कोई भी यहाँ पर ऐसी बॉडी जो कि यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, या फिर यहाँ पर केंद्र सरकार उसको फंड कर रही है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी बॉडी जहाँ पे पैसा आ रहा है बाहर से, विदेशी पैसा आ रहा है, लगभग 10 लाख रुपए तक का अमाउंट आ रहा है, या 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा है, तो ये सब के अंदर भी यहाँ पर लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सारी पावर्स लोकपाल के पास आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ। साथ साथ यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ लोकायुक्ता की। तो लोकायुक्ता काम करता है राज्यों के अंदर। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर खासकर सेक्शन 63 के अंदर मेंशन्ड है कि हर एक राज्य के पास अपना खुद का लोकायुक्ता होना चाहिए। ठीक है, जो कि काम करेगा किसको, करप्शन को देखने की। जो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स लोग होंगे उनके करप्शन को यहाँ पर देखने का काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें 2013 में एक्ट पास हुआ था। लोकायुक्ता कुछ स्टेट्स के अंदर पहले से तब भी था, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका के अंदर, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। बट मैंने अभी आपको बताया लोकायुक्ता के पावर्स के बारे में कि लोकायुक्ता क्या कर सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर सारे करप्शन को और देख सकता है, वैसे ही लोकपाल कर सकता है। लेकिन अब चेंजेस क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है। कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि केरला के अंदर जो ओपोजिशन सरकार है वो ये बोलती है केरला सरकार यहाँ पर बदलाव कर रही है, वो बिल्कुल सही है। अब केरला सरकार बदलाव क्या कर रही है, केरला सरकार यहाँ पर ये बोल रही है कि जो ये लोकायुक्ता के पास पावर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो पावर्स आज के टाइम पर माननी पड़ती हैं सरकार को, ठीक है, केरला की सरकार को माननी पड़ेंगी सारी पावर्स। लेकिन यहाँ पर केरला सरकार आज के टाइम पर कोशिश ये कर रही है कि लोकायुक्ता जो भी यहाँ पर काम करेगा, जो भी इसके पास केस आएगा, सुन ले अच्छे से, चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना डिसीजन दे दे। लेकिन डिसीजन देने के बाद ये काम केरला सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो इस लोकायुक्ता की बात को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ये यहाँ पर बोला गया। तो एग्जैक्टली केरला सरकार अपने हाथ में चीज़ों को लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर क्या होगा, लोकायुक्ता की पावर खत्म हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर ये पास हो जाता है तो इससे लोकायुक्ता एक टूथलेस एडवाइजरी बॉडी बन जाएगी, जो कि यहाँ पर कुछ करने योग्य नहीं होगी, जिसका काम इन्वेस्टिगेशन करना, एक रिपोर्ट देना, बस काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी, और ये फिर केरला सरकार के ऊपर आ जाएगा कि उसका मानना है या नहीं मानना है। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो लोकायुक्ता की पावर खत्म हो जाएगी। जो केरला सरकार है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाएगी। ओके, आई होप गाइस आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया। ये आर्टिकल पहले भी काफ़ी चर्चा में था, इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने आपको जो भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है न्यूज़ में, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है लिखने के लिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स पहले भी आए हैं, तो उसमें से मैंने यहाँ पर वो डिस्कशन किया है आपका वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी यहाँ पर लोकायुक्त के बारे में बताया गया, वो मैंने आपको सारी बातें मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, मेंशन करवा दी हैं मैंने आपको, सारे नोट्स के फॉर्म में चीज़ें दे दी हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ना। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये है कि हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से शेड्यूल में
स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में मेंशनड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर यहाँ पर आपको ये चीज़ें मेंशनड देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।